नमस्कार प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमको साइंस में लेसन नंबर 7 पढ़ना है, परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। परितंत्र पहले होता क्या है ये आपको जानना है, फिर हम जाके आगे ये लेसन पढ़ पाएंगे। हमारे आसपास के जो तंत्र है मतलब वातावरण है उसको हम कहते हैं परितंत्र, बराबर है। अब परितंत्र में विभिन्न प्रकार के जैविक, अजैविक, जैविक मतलब जो जिंदा है, अजैविक मतलब जो मृतोपजीवी हैं, ऐसे घटकों का समावेश होके क्या होता है, परितंत्र बनते हैं। अभी परितंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया जली पिरामिड, जली परितंत्र, हमारे आसपास के वातावरण का परितंत्र, ऐसे प्रकार के परितंत्र होते हैं। अब परितंत्र में क्या होता है, परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह ये हमको पढ़ना है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारे क्या है, सूर्य। सूर्य के द्वारा ही हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। मतलब क्या कहेंगे, भक्षक दूसरे पे आधारित रहते हैं, तो धीरे धीरे उनको क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। सबसे पहला सूर्य क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब वनस्पतियाँ उस ऊर्जा को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, जिसको हम कहते हैं उत्पादक। अब यहाँ आपको नीले वाले ब्रैकेट में प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, सर्वोच्च भक्षक ऐसा दिया हुआ है। प्राथमिक भक्षक क्या है, ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन हेतु वनस्पतियों मतलब उत्पादक पर निर्भर होते हैं, प्राथमिक भक्षक में आते हैं, जैसे गिलहरी, टिड्डा इत्यादि। द्वितीयक भक्षक जो अपने भोजन, अपने आहार के लिए प्राथमिक भक्षक जैसे टिड्डा, गिलहरी, हाथी ये सब पे निर्भर रहते हैं, उनको कहते हैं द्वितीयक भक्षक। इसमें मांसाहारी प्राणी आते हैं, जैसे मेढक, उल्लू, लोमड़ी इत्यादि। सर्वोच्च भक्षक ऐसे भक्षक जो अपने अन्य पानी हेतु, अन्य भोजन हेतु क्या करें, मांस पे भी निर्भर है और वनस्पतियों पे भी निर्भर है। इनको बिना मांस के काम ना चले, जैसे शेर, बाघ आदि मांसाहारी प्राणी। अब सर्वभक्षी मतलब मिश्राहारी, जिसमें वनस्पति भी खाते हों, मांस भी खाते हों, इसको कहते हैं सर्वभक्षी प्राणी। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल ये है क्या, उत्पादक मतलब वनस्पति, भक्षक मतलब जो उसको खाते हैं, मृतोपजीवी मतलब मरने के उपरांत। जीवों में सदैव अंतरक्रिया चलती रहती है, मतलब पहले पौधे आएंगे, पौधों को खाने वाला आएगा, फिर मरते हैं लोग, मरने के बाद उनकी हड्डी कहाँ जाती है, मिट्टी में जाती है, मिट्टी से वापस किसको मिलता है, पौधे को मिलता है। ऐसी अंतरक्रिया सदैव चलती रहती है। ये अंतरक्रिया का एक क्रम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला होते हैं। हर आहार श्रृंखला में 4 या 5 से अधिक कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं, और विभिन्न आहार श्रृंखला अगर मतलब विभिन्न तरह के अलग अलग आहार श्रृंखला अगर सम्मिलित हो, समाविष्ट हो, तो इसको क्या कहते हैं, हमारा खाद्य जाल बनाता है। ऐसे आहार श्रृंखला क्या बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, चित्र में आपको क्या दिख रहा है, वनस्पतियाँ। पहले सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाती हैं। वनस्पतियों को टिड्डे खाते हैं, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज या चील। अब चील जो है बाद में मरने के बाद ये क्या बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मृतोपजीवी, जैसे फफूंदी लग गई, कुकुरमुत्ता, ऐसा वनस्पतियाँ बन जाएंगे, और ये वापस हम किसको मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, मृदा में मिल जाएगी, जो वापस वनस्पतियों को प्राप्त होगी। मतलब ऐसा सर्कल चलता रहता है। इसी सर्कल को, इसी श्रृंखला को ही हम कहते हैं आहार श्रृंखला। ये देखिए विभिन्न प्रकार के आहार श्रृंखला आपको बताए गए हैं, कैसे है पारिस्थितिक पिरामिड, खाद्य श्रृंखला कैसे, एक परितंत्र में कैसे बना हुआ है, घास के मैदान का परितंत्र कैसे, आहार जाल कैसे है। अब यहाँ पे दिया है
कार्बन ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है? सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्रवाह होता है। जो उत्पादक लेते हैं, उत्पादक से शाकाहारी लेते हैं, शाकाहारी उसका अपघटन करते हैं, शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी होता है, और बाद में ये सब कहाँ जाते हैं? मृदा या जल पोषण में जाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल क्या होता है कि अनेक प्रकार की जो वनस्पति के पत्ते खाते, परंतु ऐसा नहीं है जैसे अनेक प्रकार के कीट हैं लेकिन वो वनस्पतियों के पत्ते खाते, तो ऐसा है क्या कि सिर्फ वो वनस्पति के पत्ते ही खाएंगे? नहीं, वो कभी कभी क्या कर सकते हैं? मेढक भी खा सकते हैं, छिपकली भी खा सकते हैं, पक्षी का भी बच्चा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही चीज़ खाएं। ऐसी छोटी छोटी श्रृंखला मिलके एक जटिल श्रृंखला बनती है जिससे एक जाल बनता है। ऐसे जाल को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में भक्षकों की संख्या निश्चित नहीं होती है, और इससे अगर खाद्य जाल नहीं रहेगा तो परितंत्र को बहुत असर पड़ेगा। मतलब परितंत्र, अभी अगर कोई भी मांस खाने वाला नहीं है, कोई भी अभी मांस नहीं खा रहा है, तो ऐसे जानवरों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पे वही जानवर दिखेंगे, उनको खाने वाला कोई नहीं, मतलब वो मरेंगे नहीं। इसीलिए परितंत्र में सजीवों का भक्षण भी होना ज़रूरी है। और अगर हमको खाद्य जाल में संतुलन लाना है तो एक दूसरे पर निर्भर रहना भी ज़रूरी है। अगर वनस्पति खाने वाला कोई ना रहे तो वनस्पतियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर इसको मांस मछली कोई नहीं खाए तो इन लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसीलिए हमको अगर खाद्य जाल में संतुलन बनाना है तो क्या करना है? एक दूसरे प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पे, द्वितीय तृतीय पे निर्भर रहना ही पड़ेगा। अब है ऊर्जा का पिरामिड। अब ऊर्जा का पिरामिड क्या है? जो सबसे उत्पादक है उनमें ऊर्जा क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी वनस्पतियों में। फिर उसके बाद प्राथमिक पोषण स्तर जो है थोड़ा सा उत्पादक से कम होगी उसमें, शाकाहारी में, मांसाहारी में उससे कम होगी, सर्वाहारी में, सर्वभक्षी में उससे कम होगी। ऐसा धीरे धीरे क्या होता है? उसका स्तर कम होता रहता है। जैसे वनस्पतियों को अगर जो खाता है उसको 10,000 कैलोरी ऊर्जा होती है, प्राणियों को 1,000 कैलोरी, मछलियों को खाने वाले को 100 कैलोरी, और मानव को कितना होता है? 10 कैलोरी। ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्तर घटता जाता है। यही है ऊर्जा पिरामिड का स्तर जो हम देख रहे हैं। क्या है? सर्वभक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब जो यहाँ पे विघटन करते हैं, मतलब जो तोड़ते हैं, ऐसे विघटों को, ऐसे सूक्ष्म जीवों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। फफूंदी तथा सूक्ष्म जीव मृतक प्राणी शरीर का विघटन करते हैं, इसीलिए इसको विघटक कहते हैं। मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त कर विघटन का रूपांतरण सरल कार्बनिक पदार्थ में करते हैं। जैसे पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी आदि पाता है, इसी प्रकार पुनः वनस्पतियों द्वारा अवशोषित करते हैं। इस प्रकार आहार श्रृंखला में ये प्रवाहित होते रहते हैं। ऐसा ही हमारा क्या बनता है? पिरामिड का, ऊर्जा पिरामिड का स्तर। अब आता है हमारा, इसके बाद पॉइंट आता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और पोषक द्रव्य का प्रवाह चक्रीय होता है। प्रत्येक सजीवों को वृद्धि करने के लिए विभिन्न पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। परितंत्र में पोषण द्रव्य के चक्रीय प्रवाह को ही क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायु चक्र और दूसरा होता है अवसादन चक्र। वायु चक्र में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और अवसादन चक्र में विभिन्न प्रकार के कैल्शियम, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से अधिक होती है। जैसे कि CO2, किसी भाग में CO2 जमा है तो वो वायु में फैलेगा और वनस्पतियों द्वारा हमेशा अवशोषित किया जाएगा।
ये हमारा हो गया जैव भू रासायनिक चक्र। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बनिक चक्र। कार्बन चक्र क्या होता है? कार्बन गैस होती है, आप सबको पता है। अब हम इसका चक्र पढ़ेंगे, कार्बनिक चक्र होता क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ एक चित्र दिया है जिसमें लिखा है सूर्य। सूर्य प्रकाश से क्या होती है? सबसे पहले वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। वनस्पति को खाने वाला कौन होता है? प्राणी होता है। वनस्पति श्वसन करती है, श्वसन से उनकी कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। और जो ऑक्सीजन गैस हम कौन लेता है? प्राणी लेते हैं। और प्राणियों द्वारा ऑक्सीजन गैस जो निकलती है उसके बाद लेते हैं, उसके बाद प्राणी कौन सा गैस रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कौन लेता है? वनस्पतियाँ। अगर वनस्पति कम हो गई तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और अगर प्राणियों की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा? प्राणियों की संख्या बढ़ गई तो वनस्पतियों की भी संख्या बढ़नी चाहिए, तभी हमको ऑक्सीजन मिलेगा। प्राणी अगर ज़्यादा बढ़ गए तो हर जगह क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में घुल जाएगी और हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड वापस गैस लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए क्या है, कार्बन के वायुमंडल से सजीव तथा सजीव के मृत्यु पश्चात वायुमंडल में वापस जाना ही क्या कहलाता है? उसका पुनः चक्रीकरण ही कार्बन चक्र होता है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। अब कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण भू रासायनिक चक्र है जो हरी वनस्पतियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 गैस को लेती है तथा कार्बोज बनाती है और प्रथिन तथा वसायुक्त अनेक कार्बनिक पदार्थ तैयार करती है। जैसे कार्बन चक्र की प्रक्रिया में क्या है? CO2 कार्बन 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित द्वारा क्या बनाते हैं? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस H2O पानी देते हैं, प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। अब फिर क्या होता है? जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? क्या मिलता है? 6 अणु ऑक्सीजन मिलते हैं, तो वो क्या बनाता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और पानी मुक्त प्लस ऊर्जा मिलती है। मृत्यु के पश्चात सभी उत्पादक और भक्षक का जीवाणु तथा फफूंदी से विघटन द्वारा विघटनों द्वारा विघटन होकर CO2 गैस वापस कहाँ पुनः मुक्त हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है? सजीवों के मृत्यु पश्चात कार्बन प्रकृति को लौटाया जाता है और पुनः सजीवों के पास आती रहती है। मतलब ऐसा चक्र चलता रहता है। ऐसे ही चक्र को हम क्या कहते हैं? कार्बन चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन चक्र। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% और जलमंडल तथा शिलावरण ऐसे 3 मंडल ऑक्सीजन पाया जाता है। जीववरण में ऑक्सीजन का अभिसरण कर उनका पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। इसमें जैविक अजैविक दोनों घटक समाविष्ट होते हैं, दोनों घटक मिले रहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित निरंतर चलती रहती है, मतलब ऑक्सीजन निरंतर बनता रहता है। इसका उपयोग भी हम क्या करते हैं? निरंतर करते रहते हैं। ऑक्सीजन अत्यधिक अभिक्रिया मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील गैस है। वो अन्य यौगिक के साथ मिलके एक नया अणु बनाती है। जैसे अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगी? पानी बनाएगी। कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। और अजैविक यौगिक के रूप में ऑक्सीजन पाए जाने के कारण जीवावरण में का ऑक्सीजन चक्र जटिल होता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है, जबकि श्वसन मतलब सांस लेने, ज्वलन मतलब जलना, विघटन मतलब टूटना, जंग लगना, ऐसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन ओजोन O3 की निर्मित ऑक्सीजन से ही वायुमंडल क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा होती रहती है। बहुसंख्यक सूक्ष्मजीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव को ऑक्सीजीव कहते हैं। जिन सूक्ष्मजीवों का ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं? अनाक्षी जीव कहते हैं। अब इसके बाद आता है नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक अनुपात मतलब 78% में पाया जाता है। प्राकृतिक चक्र का सतत आबादित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति में जैविक तथा अजैविक प्रक्रिया से नाइट्रोजन गैस अलग अलग यौगिक में होने के कारण अभिसरण और पुनः चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया 4 तरह चलती है। एक है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दूसरा है अमोनीकरण, तीसरा है नाइट्रीकरण और चौथा है विनाइटीकरण। इस 4 प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह क्या है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या भू रासायनिक चक्र, ये सब आपने देखा। इसको पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद बच्चों।